रिक्वेस्ट भेजी जाती है कि कौन सा और कितना मटेरियल परचेज करना चाहिए। अब कि कौन सा और कितना मटेरियल परचेज करना चाहिए। अब बोलिए, इतनी बातचीत समझ आई आपको? देखो बेटा, इसकी कॉपीज कहाँ कहाँ रखी जाती होंगी। पहली कॉपी तो ये अपने पास रखेगा, एक भेजेगा परचेज डिपार्टमेंट को, एक कॉपी भेजेगा किसको, कॉस्ट अकाउंट डिपार्टमेंट को, है ना, जो कॉस्टिंग डिपार्टमेंट है जिन्होंने पेमेंट करनी है, और एक कॉपी भेजेगा किसको, प्लानिंग डिपार्टमेंट को। बोलिए, इतनी बातचीत समझ आई आप सबको? एग्जैक्टली क्लियर हो गया? ये पूरा समझ आ गया? अच्छा, अब एक बात आओ जरा सुनना। जब ये चिट्ठी इनकी इसके पास पहुंच गई, अब ये क्या करेंगे? ये आराम करेंगे या उस चिट्ठी पे कुछ एक्शन लेंगे? बताओ बेटा, ये आराम करेंगे या कुछ एक्शन लेंगे? एक्शन लेंगे। क्या एक्शन लेंगे बताओ बेटा? बोलो बोलो, क्या एक्शन लेंगे? ये परचेज का ऑर्डर भेजेंगे आगे। ये आगे क्या भेजेंगे? अब परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर किसे भेजेंगे? सप्लायर को ऑर्डर भेजेंगे कि जब ये सामान दे दे में। तो देखो, अब अगला पॉइंट पढ़ो, अगला वाला आंसर पढ़ो। व्हाट इज परचेज ऑर्डर? इट इज अ रिटन रिक्वेस्ट टू द सप्लायर। सर एक बात नहीं समझ आती है, रिक्वेस्ट क्यों लिखते? बेटा देखो, अच्छी और पोलाइट इंग्लिश में ऐसे ही शब्द यूज किए जाते हैं, है ना। अगर आप किसी को ऑर्डर भी दे रहे होते हैं कि चलो यार इतना सामान दो, तो फैल के नहीं बोलते, प्यार से बोलते हैं कि आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सेंड दीज मैनी केजीज ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट टू अस एट द अर्लीस्ट, है ना बेटा। पोलाइट टोन में फॉर्मल लैंग्वेज लिखी जाती है। तो वर्ड क्या लिखा जाता है? रिक्वेस्ट। पढ़िए, अबे तबे नहीं की जाती वहां, कि देखो जरा आगे। इट इज रिटन रिक्वेस्ट टू द सप्लायर टू सप्लाई सर्टन स्पेसिफाइड मटेरियल at specified rate and within a specified period and as per the terms and the conditions specified। बोलिए, समझे आप? कोई टर्म एंड द कंडीशन मतलब प्राइस कितना चाहिए, डिस्काउंट कितना होना चाहिए, क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या कलर होना चाहिए, कितने ग्राम होना चाहिए। नहीं समझे आप मैंने क्या कहा? हर एक चीज की स्पेसिफिकेशन, ताकि गलत सामान ना आ पाए। और बेटे ये कौन किसको बना के दे रहा है? देखो, परचेज डिपार्टमेंट अब नया काम कर रहा है। बताओ किसे बना के भेज रहा है? ये स्टोर डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट बना के भेज रहा है किसको? सप्लायर को। कह रहा है भाई तो अपना दोस्त है, लेकिन सामान के लिए तेरे को ऑर्डर तो देना ही पड़ेगा। इसे क्या बोलते हैं? परचेज ऑर्डर। अब इसकी भी 5 कॉपीज होती हैं बेटे, है ना। 5 कॉपी। एक बात हो, एक तो खुद रखेगा, एक उसे भेजेगा, एक भेजनी चाहिए ऐसे सुनो बेटा, देखो हर चीज का कुछ ना कुछ लॉजिक होगा। मैंने अगर परचेज करने के लिए ऑर्डर भेज दिया, तो समझे आप मैंने क्या कहा? मैंने बोला चलो यार ये सामान भेज देना प्लीज। अब सामान भेज देना, तो जिसको भेजना एक कॉपी उसे जाएगी, एक कॉपी मेरे पास रहनी चाहिए प्रूफ के तौर पे, एक कॉपी जरूर उस डिपार्टमेंट को दो जिसने पेमेंट भेजनी है। क्यों? क्योंकि जब सामान रिसीव होगा तो पेमेंट भी तो करेगा ना कोई डिपार्टमेंट। एक कॉपी उस डिपार्टमेंट को भी जरूर भेजो जिसने सामान रिसीव करना है। क्यों? ताकि वो चेक कर सके कि जो मैंने मंगवाया था, जितना मंगवाया था उतना ही आया कि नहीं। नहीं समझे आप मैंने क्या कहा? देखो बेटा, अगर हम ये बोल रहे हैं इसकी 4 कॉपी बनती है, इसकी 5 बनती है, तो उसके पीछे लॉजिक भी तो होगा ना कुछ, कि अगर हम इतनी कॉपी बना रहे हैं तो क्यों बना रहे हैं, उसके पीछे कोई लॉजिक ही नहीं होगा क्या? डेफिनेटली कोई लॉजिक होगा। बोलिए, इतनी बातचीत समझे आप मैंने क्या कहा? आओ पढ़े जरा, देखिए एक बार जरा ध्यान से, गहराई से। कहता है कि ब्रीफ नोट ऑन, अब पढ़ो जरा। 5 कॉपी बनाते हैं, एक भेजी सप्लायर को, चलो बहुत अच्छा किया। एक भेजी स्टोर और ऑर्डर इंटेंडिंग डिपार्टमेंट, मतलब वही जिसने, देखो जहां के लिए ऑर्डर था। एक इसे भी भेजो, एक इसे भेजो, इसे इसका मुंह बंद हो। क्यों? अब बहुत बोल रहा था ना कि ऑर्डर नहीं करते, देख आज ही ऑर्डर कर दिया, अभी भेजा तो तूने हमें, अभी के अभी हमने ऑर्डर कर दिया। बोलिए समझे? एक कॉपी इसके मुंह पे भी फेंको जरा। एक रिसीविंग डिपार्टमेंट को करो। रिसीविंग डिपार्टमेंट कौन है? जिसने रिसीव करना है सामान, जिसने सामान
रिसीव, क्योंकि उसके पास भी तो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि उसने क्या रिसीव करना है। एक भेजो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, बताना इसे क्यों भेज रहे। एक तो भाई जिसने पेमेंट करनी है उसे ही नहीं बताओगे, जहां मर्जी से शॉपिंग करके आओ बेटा, पापा को तो बताना ही पड़ेगा ना। आगे देखो परचेज डिपार्टमेंट, बेटा परचेज डिपार्टमेंट कौन, अपने आप भी तो रखोगे एक कॉपी, यानी 5 कॉपी कहाँ कहाँ, एक अपने पास, एक सप्लायर के पास, एक स्टोर डिपार्टमेंट के पास, और एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास, और एक रिसीविंग डिपार्टमेंट जिसने रिसीव। सबके लॉजिक भी समझ आ रहे हैं, कौन सा कागज कहाँ जा रहा है, लॉजिक समझ आ रहा है। 5 कॉपी क्यों बनाई, ताकि सब तरफ जानकारी पूरी रहे। लिखो जरा इसके साथ, जब परचेज डिपार्टमेंट सप्लायर को ऑर्डर देता है, जब परचेज डिपार्टमेंट सप्लायर को ऑर्डर देता है, जब परचेज डिपार्टमेंट सप्लायर को ऑर्डर देता है तो वो परचेज ऑर्डर डॉक्यूमेंट के थ्रू होता है। तो वो परचेज ऑर्डर डॉक्यूमेंट के थ्रू होता है। ठीक है। अच्छा, इसकी 5 कॉपी क्यों होती है, समझ आ गई, ये लिखवाऊं, समझ आ गया ना, शाबाश। अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के नीचे लिख लो, क्योंकि इन्होंने पे करना होता है, इन्हें तो देना ही पड़ेगा बेटे, इन्होंने क्या करना होता है, पे करना होता है। बोलिए इतनी बातचीत क्लियर हुई। अब जरा और आगे देखिएगा, अभी तक हमने कितने डॉक्यूमेंट पढ़े बेटे, बताओ, 1 या 2? 2। कौन कौन से 2 डॉक्यूमेंट पढ़े, एक पढ़ा परचेज रिक्विजिशन और एक परचेज ऑर्डर। अब देखो बेटे एक बात हो, हमने सामान मंगवाया तो सामान स्टोर में रखने के लिए थोड़ी ना मंगवाया, इस सामान को कौन काम में लाता है बताओ, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब प्रोडक्शन जो डिपार्टमेंट है वो इन्हें भी तो चिट्ठी भेजता होगा। क्यों चिट्ठी भेजता होगा, कि अरे यार सामान भेजियो, जो कपड़ा मंगवाया था वो भेजियो, जो चीनी मंगवाई थी वो भेजियो, जरा काजू भेज, बादाम भेज, आलू भेज, मैदा भेज, तेल भेज, क्या बनेगा, समोसे और क्या। अबे इतने आलू से चाउमीन कहाँ बन जाएगी, बावले, कौन गाँव का है भाई। देखो आगे जरा, हाँ जी क्या कह रहे भाई, अच्छा अच्छा अच्छा, कुछ भी बनाओ बढ़िया होना चाहिए, बस ये बात सही है। वो जलेबी कहाँ गया, आया नहीं ना, छगनलाल हलवाई, छगनलाल ही था ना। सुनो जरा, आप पढ़ो बेटा, जब ये इन्हें एक लिस्ट देंगे कि भैया सामान मंगवा लिया, क्या अपने लिए मंगवाया था क्या भाई, हमें भी तो भेजो, तो जब ये इनसे सामान मंगवाएगा तो इसे क्या बोलते हैं, मटेरियल रिक्विजिशन नोट। ठीक है जी, देखो इधर देखो क्या लिखेंगे, मटेरियल, अब ये पूरा डायग्राम बनवाऊंगा बाद में आपसे, मटेरियल रिक्विजिशन नोट, इसे क्या बोलते हैं, MRN, इसे क्या बोलते हैं, समझे आप मैंने क्या कहा, बोलिए याद आया। अब याद है MRN एक बार मैंने बताया था, और तब बहुत डिटेल में नहीं बताया था, तब बोला था बेटा जब थ्योरी पढ़ाएंगे तब बताएंगे, मैं जोड़ता हूं उसे आज। MRN क्या होती है, पहले ये देखो, जिस डिपार्टमेंट ने सामान मंगवाया होता है, जिस डिपार्टमेंट ने क्या किया होता है, जैसे मानो इन्हें सामान चाहिए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सामान चाहिए, तो ये उन्हें एक चिट्ठी भेजते हैं कि भाई सामान हमें दे दो, तो ये सामान उन्हें भिजवाते होंगे, तो ये सामान की डिटेल लिखते होंगे, बेटा हमें क्या सामान चाहिए, कितना चाहिए, कौन सा चाहिए, सब कुछ बताना चाहिए या नहीं बताएंगे, बताना चाहिए। बताओ ये चिट्ठी कौन किसको भेज रहा है, रिक्वायरिंग डिपार्टमेंट, जो मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, वो किसको भेजता होगा ये चिट्ठी, स्टोर को भेजता होगा कि स्टोर भाई सामान मंगवा लिया, अपने लिए मंगवाया था क्या,
मेरे को भेज तो सही। और अच्छा ये रोज मंगवाता होगा या जब जरूरत होती होगी तब? जब जरूरत होती होगी तब। पढ़ो बेटा एक बार आगे। MRN देखिए जरा, पढ़िए। इट इज अ वाउचर ऑफ द अथॉरिटी एज रिगार्ड इशू ऑफ द मटेरियल फॉर द यूज इन द फैक्ट्री और एनी ऑफ इट्स डिपार्टमेंट। Where a material list has been prepared, either the whole of the material would be withdrawn or on the basis of a separate MRN would be prepared by the person or the department and the material drawn upon the limit specified in the list। देखो बेटा क्या कहता है कि कई बार हम एक लिस्ट बनाते हैं, उसमें बहुत सारा सामान होता है, तो फिर वो धीरे धीरे करके मंगवाते रहते हैं। कैसे मंगवाते रहते हैं? धीरे धीरे करके मंगवाते रहते हैं, इकट्ठे नहीं मंगवाते बेटे। जैसे जैसे जिस जिसकी जरूरत होती है वो मंगवाते रहते हैं। बोलिए इतना समझ आ गया आपको? इन्हें क्या कहा? If no material list has been prepared, it is desirable that the task of preparation of the MRN be left to the planning department। यानी अगर ये कोई बना ही नहीं रहा, अगर ये जो रिक्वायरिंग डिपार्टमेंट है ये नहीं बनाता MRN, तो इनकी MRN कौन बनाता है? फिर प्लानिंग डिपार्टमेंट बना के भेजता है कि जाओ इन्हें सामान दे के आओ। Is left if there is no planning department, the requisition note should be prepared by the person or the department that requires the material। वरना ये कौन बनाता है बेटा? जो मटेरियल रिक्वायर कर रहा होता है। इसकी 3 कॉपी होंगी बेटे। एक जाएगी स्टोर कीपर के पास, क्यों? तभी तो वो सामान भेजेगा। एक जाएगी कॉस्ट डिपार्टमेंट के पास, क्योंकि उसे ये देखो बेटा, कॉस्ट डिपार्टमेंट को बताना इसलिए जरूरी है ताकि कॉस्ट अकाउंट बन सके कि इतना मटेरियल कंज्यूम्ड हुआ। एक बात आना, कॉस्ट शीट में मटेरियल परचेज दिखाना इंपॉर्टेंट होता है या मटेरियल कंज्यूम्ड दिखाना? मटेरियल कंज्यूम्ड दिखाना। तो ये मटेरियल कंज्यूम्ड है, जरा एक बार ध्यान से देखना। ये जो यहां से आएगा ये मटेरियल परचेज होगा, लेकिन ये जो आएगा ये क्या होगा? मटेरियल कंज्यूम, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक तो इनके पास होगा। समझे? लिखो इसके साथ। जिस डिपार्टमेंट को मटेरियल चाहिए होता है, जिस डिपार्टमेंट को मटेरियल चाहिए होता है, वो जिस डिपार्टमेंट को मटेरियल चाहिए होता है वो खुद या उसके बिहाफ पे प्लानिंग डिपार्टमेंट या उसके बिहाफ पे प्लानिंग डिपार्टमेंट MRN बनाते हैं, MRN बनाते हैं और स्टोर कीपर को भेज देते हैं, और स्टोर कीपर को भेज देते हैं ताकि स्टोर कीपर को भेज देते हैं ताकि बोलिए इतना समझे आप? मैंने क्या कहा? स्टोर कीपर्स को भेज देते हैं ताकि स्टोर वाले उन्हें सामान भेज सकें, ताकि स्टोर वाले सामान भेज सके। ठीक है जी। देखो अब एक और डॉक्यूमेंट होता है, ये सब तो समझ आ गए तीनों डॉक्यूमेंट। एक और डिपार्टमेंट होता है ये जो मूड खराब करता है सबका। देखो बेटे एक बार जरा ध्यान से, अभी तक की बातचीत समझ आई? अभी हमने कितने डॉक्यूमेंट पढ़ लिए? 3। अब देखो ये जो प्लानिंग डिपार्टमेंट होता है ना, प्लानिंग डिपार्टमेंट का काम क्या है पहले तो ये बताओ? प्लानिंग करना। क्या करना बेटे? प्लानिंग करना है ना। ये क्या करता है बेटे? बैठे बैठे चुपचाप बॉम्ब बनाता है बेटे, बॉम्ब बनाता है बेटा। और ये सब लोग जब वर्क वगैरह कर रहे होते हैं ये ऊपर से बॉम्ब फेंक देता है। ये बॉम्ब क्या होता है बेटा? प्लानिंग डिपार्टमेंट ये कहता है कि इतना सामान लगना चाहिए था। देखो हर चीज को बनाते हुए एक चीज, एक बेसिक लेवल होता है जिसे बोलते हैं स्टैंडर्ड। जानते हैं ना? स्टैंडर्ड होता है कि इतना खर्च होना चाहिए था। उतना हुआ या नहीं हुआ वो एक अलग बात है, हो सकता है उससे ज्यादा खर्च हुआ।
पर उतना खर्च होना चाहिए था। समझे आप मैंने क्या कहा बेटा? जितना खर्चा होना चाहिए था उसे स्टैंडर्ड बोला जाता है। उसे क्या कहा जाता है? स्टैंडर्ड। मतलब समझ पा रहे हो आप मैंने क्या कहा? तो जब हम स्टैंडर्ड की बातचीत करते हैं कि कितना खर्चा आपका होना चाहिए था, कितना मटेरियल लगना चाहिए था, तो वो प्लानिंग वाले लोग ही बता सकते हैं। एक बात आओ, स्टैंडर्ड खर्चे बताना किसका काम है? प्लानिंग वालों का। तो प्लानिंग वाला क्या करता है? ऊपर बैठ के बॉम्ब बनाता है, बिल ऑफ मटेरियल। इसका मतलब होता है इस कागज में ये लिखा होगा कि जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसके लिए इतना इतना सामान खर्चा होना चाहिए, उतना इतना रॉ मटेरियल लगना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि इतना लगेगा या इतना लगा है, पर इतना लगना चाहिए अगर आप ठीक प्रोडक्शन कर रहे हो तो। इतना खर्चा होना चाहिए अगर आप ठीक प्रोडक्शन कर रहे हो। बोलिए समझे आप मैंने क्या कहा? तो उसे बोलते हैं बॉम्ब। और ये बॉम्ब कौन फेंकता है बेटे? प्लानिंग वाले। अब ये प्लानिंग वाले एक नहीं बेटे, देखो कितनी सारी कॉपीज बना के फेंकते हैं। 5 कॉपी बनाते हैं, पढ़ना जरा। एक कॉपी फेंकते हैं स्टोर वालों पे, स्टोर वालों को, ताकि पता लगे कि वो कितना एक्सेस इशू कर रहे हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, ताकि कॉस्ट अकाउंट वाले ये चेक कर पाए कि अरे यार इतने का नुकसान हो गया अपने को। समझे आप मैंने क्या कहा? फिर एक होता है प्रोडक्शन कंट्रोल डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन कंट्रोल डिपार्टमेंट समझते हो क्या होता है? जो प्रोडक्शन को कंट्रोल कर रहा होता है, जो प्रोडक्शन चला रहा होता है। मतलब सबको फेंक देता है बेटा। देखो ये बॉम्ब पता है किस किस पे फेंक रहा है? जरा इधर ध्यान दो। बॉम्ब इधर देख बेटा, आजा बेटे, आजा आजा आजा। देखो ये एक कॉपी फेंकता है स्टोर पे, ठीक है जी, और एक कॉपी कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट पे। चल तू भी खा, चल। और एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, चल बेटे तू भी, राइट। और एक परचेज, नहीं बेटा परचेज भी और प्लानिंग भी, एक इसे और एक अपने पर रख लेता है बाद के लिए। चलो तो समझे बॉम्ब की कितनी कॉपीज बनती है? 5 कॉपीज। बेटे बाहर देखो सप्लायर आउटसाइडर है, उस पे नहीं फेंक पाया, बाकी सब पे फेंक दिया बॉम्ब, है ना। ये पता है क्यों? ताकि हर एक को पता लगे कि प्रोडक्ट वेरिएंस कितनी है, प्राइस वेरिएंस कितनी है। याद है अलग अलग तरह की वेरिएंसेस होती हैं, प्राइस वेरिएंस, परचेज वेरिएंस, एट द टाइम कंजम्पशन वेरिएंस, रॉ मटेरियल यील्ड वेरिएंस, मिक्स वेरिएंस, सब कुछ याद है। तो वो सारी तरह की वेरिएंसेस अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए निकलती हैं, तो उन सब के ऊपर बॉम्ब फेंकना जरूरी है। सब समझे मैंने क्या कहा? जिन्होंने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ी हुई उन्हें समझ आ रही है बात। बाकियों को जिनको नहीं आ रही चिंता ना करें, जब भी पढ़ा दिया जाएगा तब आ जाएगी ये बात समझ। पर आई होप बात काफी हद तक फिर भी बात क्लियर है। ये बता रहा है कि स्टैंडर्ड कितना खर्चा होना चाहिए था। लिखिए जरा, देखिए ये डॉक्यूमेंट प्लानिंग डिपार्टमेंट बनाता है और इससे स्टैंडर्ड फिक्स किया जाता है। ये खर्चा, सॉरी ये डॉक्यूमेंट प्लानिंग डिपार्टमेंट बनाता है और इससे ये डिसाइड किया जाता है कि जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, कि जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसके लिए कितना मटेरियल लगना चाहिए था। जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसके लिए कितना मटेरियल लगना चाहिए था। बोलिए इतनी समझ आ गई बातचीत? चलिए आगे देखते हैं बेटा। देखिए बिल ऑफ मटेरियल एंड MRN, इन दोनों में डिफरेंस पूछ रहा है आपसे। ये सब तो समझ आ ही जाएगा आपको। एक बात और, बिल ऑफ मटेरियल तो ये तो स्टैंडर्ड बताता है और MRN क्या बताता है? आपने कितना मंगवाया। तो मैं ये कहूँ कि BOM जो है वो स्टैंडर्ड बताएगा और MRN एक्चुअल बताएगा, और इन दोनों का गैप क्या निकालेगा? वेरिएंस।
देखो क्या क्या डिफरेंस है, एक बार पढ़े जरा क्विकली। देखिए, इट इज अ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय ड्राइंग ऑफिस। याद है ड्राइंग ऑफिस डिपार्टमेंट हमने पढ़ा होता है। प्लानिंग डिपार्टमेंट को क्या बोलते हैं? ड्राइंग ऑफिस डिपार्टमेंट। इसके नाम पढ़ाए गए थे जब अलग अलग टाइप के ओवरहेड बताए गए होंगे, याद है? और देखिए MRN कौन बनाता है? ये फोरमैन बनाता है, जो कंज्यूमिंग डिपार्टमेंट होता है उसका। आप डिपार्टमेंट का नाम भी लिख के छोड़ सकते हो वैसे। इट इज कंप्लीट शेड्यूल ऑफ द कंपोनेंट पार्ट्स एंड द रॉ मटेरियल फॉर अ पर्टिकुलर जॉब और वर्क ऑर्डर। मतलब भाई एक जॉब या एक वर्क ऑर्डर पे कितना सामान लगना चाहिए। इट इज अ डॉक्यूमेंट ऑथराइजिंग द स्टोर कीपर टू इशू मटेरियल। इससे पता लगता है, देखो बेटा, MRN से ये पता लगता है कि स्टोर कीपर इसे पढ़कर इसके बिहाफ पे सामान भेज सकता है। ये सिर्फ एक अथॉरिटी लेटर है कि जिसे दिखा के सामान मिल जाएगा। इट इज ऑफन सर्व द पर्पस ऑफ स्टोर रिक्विजिशन। इसे हम कहते हैं कि स्टोर रिक्विजिशन भी मान लेते हैं कभी कभी, क्योंकि हमने बताया था ना, अगर MRN ना बनाया जा रहा हो तो प्लानिंग डिपार्टमेंट ही बना के दे देता है MRN। तो वो तो बेटा प्लानिंग डिपार्टमेंट बताएगा तो बॉम्ब ही बनाएगा, तो बॉम्ब को ही तब MRN मान लेते हैं, मतलब स्टैंडर्ड को ही एक्चुअल मान लेते हैं। मतलब समझे आप मैंने क्या कहा? लिखो जरा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक मिनट, याद है मैंने आपको एक लाइन बताई थी MRN में, जरा ध्यान देना एक बारी। MRN बनाते हुए मैंने अभी आपको एक लाइन बताई थी कि MRN जिस डिपार्टमेंट को सामान चाहिए होता है वो बना के भेजता है, लेकिन अगर वो ना बनाए तो कौन बनाता है? तो प्लानिंग डिपार्टमेंट बनाता है। लेकिन जब प्लानिंग डिपार्टमेंट बनाएगा तो वो बॉम्ब ही बनाएगा, तो उसी बॉम्ब को MRN भी बोल देते हैं। जब ये अपना MRN नहीं बना रहा होता तो जो प्लानिंग डिपार्टमेंट पर्ची भेजता है वही स्टैंडर्ड होगी और उतना ही सामान इसे दिया जाएगा, तो यानी स्टैंडर्ड ही एक्चुअल बन जाएगा। समझे? लिखिए जरा, थर्ड पॉइंट के साथ लिखिए। अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट खुद से MRN नहीं बनाता, अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट खुद से MRN नहीं बनाता तो प्लानिंग डिपार्टमेंट उसके बिहाफ पे MRN बनाता है। उसके बिहाफ पे MRN बनाता है, जो कि एक्चुअली में MRN नहीं होता, BOM ही होता है। जो कि एक्चुअली में MRN नहीं होता, जबकि BOM ही होता है। जो कि एक्चुअली में MRN नहीं होता, जबकि क्या होता है? BOM ही होता है। बोलो, इतना क्लियर हो गया सबको? एब्सोल्युटली, शाबाश। चलिए बेटा, और आगे आ जाओ। ये डायग्राम बना लोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि रिवीजन में थोड़ा सा आसानी होगी। या चलो इसी में एक दो पहले और चीजें पढ़ा देता हूँ, फिर पूरा बना लेना एक ही बारी में, ठीक है? अभी तक का तो समझ आ गया। देखो अभी तक क्या क्या हुआ, जरा रुकना, सुनो जरा एक बारी। पूरी चेन ऑफ इवेंट्स पढ़े। इन्हें सामान चाहिए था, इन्होंने चिट्ठी भेजी, हमें सामान भेजो। इसे ध्यान आया, अरे सामान तो कम है, इसने इन्हें तो भेज दिया होगा, लेकिन आगे चिट्ठी भेजी, जाओ सामान परचेज करो। अब परचेज वालों ने ऑर्डर भेजा। अभी तक ये हुआ है कि ऑर्डर भेजा है, लेकिन बेटा जब ऑर्डर भेजा है तो ऑर्डर रिसीव भी तो होगा, तो एक और रिसीविंग डिपार्टमेंट बनाता होगा। जब वो सामान रिसीव करेगा, बेटा जब सामान आएगा उसके पास, तो वो सामान की इंस्पेक्शन करेगा, चेकिंग वेकिंग करके भी तो वो पर्ची बनाता होगा कि हाँ सामान मेरे पास आ गया। फिर उस बारे में वो सामान स्टोर में ट्रांसफर करेगा। देखो स्टोर का ही अगला हिस्सा जो होता है ना, स्टोर का सबसे आगे वाला रूम, उसे गुड रिसीविंग डिपार्टमेंट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? रिसीविंग डिपार्टमेंट। क्योंकि जो स्टोर में सबसे आगे आगे वाला कमरा होता होगा, जब सामान आता है तो सबसे पहले वहीं पड़ा रहता होगा बेटे, चेकिंग वहीं होती होगी। जब ट्रक आता होगा, ट्रक से सामान उतरते हुए इंस्पेक्शन वगैरह वहीं होती होगी, समझे? तो ये लोग क्या करते हैं बेटे, गुड्स की इंस्पेक्शन कर देते होंगे। उसके बाद ये क्या बनाते होंगे, GRN यानी गुड रिसीविंग नोटिफिकेशन, गुड बनाते होंगे, गुड्स को रिसीव करने की नोट बनाते होंगे। आइए जरा आगे पढ़े। देखिए एक बारी आगे, जो क्वेश्चन नंबर 93 है
उस पे एक लाइन और लिख दो, व्हाट इज GRN? GRN, गुड रिसीव्ड नोट, गुड रिसीव्ड नोट। देखिए रे क्वेश्चन नंबर 93 है, सुनिएगा। मिला आपको वो क्वेश्चन? ये है एक्चुअली में वही जो डिफरेंस बिटवीन BOM और MRN है ना, उनके नीचे वाला क्वेश्चन। देखिए रे इसमें क्या होगा, यहाँ पे एक और डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट का आज से क्या नाम है? नहीं बेटा, इसका नाम हो गया रिसीविंग डिपार्टमेंट। बताओ रिसीविंग डिपार्टमेंट कहाँ पे होता है बेटे? रिसीविंग डिपार्टमेंट है ना जी, ये स्टोर डिपार्टमेंट का ही एक छोटा सा हिस्सा है। अब देखो जब ये सामान रिसीव करता होगा तो ये GRN बनाता है बेटा। क्या बनाता है? GRN, गुड रिसीव्ड नोट। बेटा कौन सा नोट बनाता होगा? गुड रिसीव्ड नोट। पढ़िए, the receiving department or the section is responsible for taking charge of the incoming material and checking and verifying the quantities, inspecting them as regard their grade। मतलब वो ये कह रहा है सामान आता है, उसकी चेकिंग होती है कि वो सामान सही है, क्वालिटी सही है, एक्सेप्टेबल है, आगे पास करें या वापस भेज दें। टेक्निकल अप्रेजल मतलब उसकी चेकिंग वेकिंग इंस्पेक्शन होती है पूरी। फिर क्वालिटी वही है जो हमने ऑर्डर की थी, कहीं ऐसा तो नहीं है। बेटा सोचो हमने उसे कहा था कि मोटा वाला कागज भेजना, उसने पतला वाला कागज भेज दिया, तो क्या हम एक्सेप्ट करेंगे या वापस भेज देंगे? वापस भेज देंगे जनरली, समझे? यानी आप ये चेक करना चाहते हो कि जो सामान का ऑर्डर दिया गया वही आया या नहीं आया। बोलिए इतना तो सबको समझ आ गया? आगे देखिए एक बारी, इफ द मटेरियल is suitable for acceptance, the receiving department prepare a receiving report or material inward note or gross goods received note। मतलब वो ये GRN बनाता है और इसकी 4 कॉपीज बनाता है, कोड रेप्लिकेट बनाता है, मतलब 4 कॉपीज। कौन कौन सी 4? इब्रे ये बताओ, ये अपनी पर्ची किस किस को देगा? एक परचेज डिपार्टमेंट को देगा। बताओ एक परचेज डिपार्टमेंट को, क्योंकि इन्होंने ऑर्डर किया था तो ये बताएगा भैया तुमने ये ऑर्डर किया था, हमने ये मिला है, कम मिला है, ज्यादा मिला है, सब बताना पड़ेगा। कहानी समझ आ रही है आपको? भाई परचेज वालों ने ऑर्डर किया था तो हमारी जिम्मेदारी है ना उन्हें बताएं कि तुमने जो भी ऑर्डर किया था वो आ गया या नहीं आया। तो एक कॉपी इन्हें और एक कॉपी किसे? स्टोर को, क्योंकि ये इन्हें पास करेगा सामान आगे। एक अपने पास रखेगा और एक कॉस्ट डिपार्टमेंट को देगा। बोलिए इतनी बातचीत समझ आई आपको? कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा अब एक बात और समझो। सोचो यहां सामान गया था इस डिपार्टमेंट पे, अब इसमें जॉब नंबर 1 पे गया था पहले सामान, लेकिन उन्हें अब जरूरत नहीं है, अब वो सामान जॉब नंबर 1 से जॉब नंबर 2 में जा रहा है। जॉब नंबर 1 से सामान किस में जा रहा है बेटा? जॉब नंबर 2 में। तो जॉब टू जॉब ट्रांसफर हो रहा है। ऐसा भी होता है कभी कभी, याद है आपको? तो मटेरियल ट्रांसफर नोट बनता है MTN। क्या बनता है बेटा? MTN। लिखिए जरा इसके साथ। सब कुछ समझ आ रहा है? ज्यादा कॉम्प्लेक्स तो नहीं हो गया पूरा? MTN में लिखिए, बस ये लास्ट खत्म हो गया, अब इसके बाद और कोई बचा नहीं है। अब ये जब आप बनाएंगे तो खुला खुला बनाइएगा, घर पे एक बार अच्छे से, अभी रफ में एक बार बनाइएगा, घर पे खुला 2 ब्रॉड शीट्स पे बनाइएगा और अलग अलग कलर के पेन यूज करना। देखिए जब सामान एक जॉब या डिपार्टमेंट से, जब सामान एक जॉब या डिपार्टमेंट से अगले जॉब या डिपार्टमेंट पे चला जाता है, जब सामान एक जॉब या डिपार्टमेंट से अगले जॉब या डिपार्टमेंट में चला जाता है, तो उसके लिए मटेरियल ट्रांसफर नोट बनाया जाता है।
तो उसके लिए मटेरियल ट्रांसफर नोट बनाया जाता है। मटेरियल ट्रांसफर नोट बनाया जाता है। बोलिए, इतनी बातचीत समझ आ गई आपको कि नहीं? क्लियर हो गया? इसे एक बार क्विकली रीड करिए बेटा। The surplus material arising on a job or other units of the production may sometime be unsuitable to transfer to the store because of its bulk, heavy weight, brittleness और such reasons। वही बता रहे हैं कि भाई कई बार ऐसा होता है कि अगर हमारे पास सामान ज़्यादा है, तो देखो बेटा, सोचो हमारे पास ज़्यादा सामान पहुंच गया, अब उसे वापस स्टोर तक भेजने से अच्छा ये है कि किसी और डिपार्टमेंट में भेज दो, ज़्यादा काम आ जाएगा वहाँ, और प्लस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम लगेगी, क्योंकि यहाँ से अगर इधर जाएगा फिर वापस इधर आएगा तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगती। तो वो कहता है कि कई बार ऐसा होता है सामान का वजन वगैरह की वजह से सामान को एक जॉब से दूसरे जॉब में ट्रांसफर कर दिया जाता है। बोलिए, क्लियर हो गया आपको इतना? पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं है? ये डायग्राम एक बार रफली बना लीजिए एक बार और पूरा पढ़ लीजिए जल्दी से एक बार रफ डायग्राम बना लीजिए।
हाँ जी, अरे हो गया ये। चलिए अरे शाबाश। किस किस को चाहिए ब्रेक, एक एक करके आ गया हो। देखिए अरे एक बार आगे देखते हैं जरा। यहाँ तक तो सब कुछ समझ आ गया जी? अच्छा आ गया देखिए ना, डिस्टिंग्विश बिटवीन पीरियोडिक एंड कंटिन्यूस स्टॉक वेरिफिकेशन। जरा सुनिए, थोड़ी सी पहले इसकी थ्योरी कराऊंगा, उसके बाद ब्रेक दूंगा। थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं, 4-5 और। देखिए रे, यहां तक तो अभी तक की तो बातचीत समझ आ रही है जी। बातचीत वाले बच्चे शांत रहे, और जो शांत हैं वैसे ही शांत रहे। देखिए द पीरियोडिक स्टॉक वेरिफिकेशन एंड कंटिन्यूस स्टॉक वेरिफिकेशन, मिल गया क्वेश्चन। देखो, इट टेक प्लेस एट द एंड ऑफ द ईयर। भाई पीरियोडिक का मतलब ही हुआ समय समय पे होगी, यानी सोचो अगर एनुअल बेस पे हो रही है तो हर 1 साल बाद होगी, सेमी एनुअली हो रही है तो हर 6 महीने बाद होगी, करेक्ट। कंटिन्यूस स्टॉक वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूस मतलब वो रेगुलर इंटरवल्स पे होती रहेगी। बोलिए, इतना भी क्लियर हो गया आपको? हाँ, निरंतर। बोलिए, इतना समझे आप मैंने क्या कहा? तो वो लगातार होती रहेगी क्योंकि वो रेगुलर बेसिस पे है। अब आगे देखिए, इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स आर अपडेटेड पीरियोडिकली। बेटा पीरियोडिक में तो समय समय पे रिकॉर्ड अपडेट होंगे, जैसे आज कल परसों, जैसे सोचो एक एक हफ्ते के रिकॉर्ड इकट्ठे बैठ के चढ़ा लेते होंगे। जबकि कंटिन्यूस में क्या होता है, उसी वक्त होता है, अप टू डेटेड रहता है। ऑल द आइटम्स आर कवर्ड इन अ सिंगल वेरिफिकेशन, जबकि इसमें कहा जाता है 2 और 3 आइटम्स आर कवर्ड ऑन रैंडम बेसिस। देखो बेटा, पीरियोडिक में सारे आइटम्स को कवर किया जाएगा, बट कंटिन्यूस में सबको नहीं कवर जा सकता। रेगुलर वर्क फ्लो हैज टू बी स्टॉप्ड। बेटा जब पीरियोडिक स्टॉक वेरिफिकेशन होती है ना, तो जो रेगुलर वर्क है उसे रोकना पड़ता है थोड़े समय के लिए। रेगुलर वर्क को थोड़े समय के लिए क्या करना पड़ता है? आपको रोकना पड़ता है। देखिए जरा इसके साथ, पीरियोडिक स्टॉक वेरिफिकेशन के साथ, अगर स्टॉक को एक साल या 6 महीने के बाद काउंटिंग कराई जाती है, अगर स्टॉक को 1 साल या 6 महीने के बाद काउंटिंग कराई जाती है, जबकि रेगुलरली नहीं, तो इसे पीरियोडिक स्टॉक वेरिफिकेशन कह देते हैं। तो इसे पीरियोडिक स्टॉक वेरिफिकेशन कह देते हैं। कंटिन्यूस स्टॉक वेरिफिकेशन में लिखिए, इसमें रेगुलरली स्टॉक को काउंट करते रहते हैं। और इससे काम को कभी भी रोकना नहीं पड़ता, इसमें काम को कभी भी रोकना नहीं पड़ता। ठीक है जी। अब आगे वाले 2-3 ऐसे आंसर्स हैं जो आप अपने आप समझ सकते हैं नॉर्मल रीडिंग से। तो जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं पहले वो वाले डिस्कस कर लूँ।
आगे आइए, एक्सप्लेन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर स्क्रैप। देखिए, एक्सप्लेन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर स्क्रैप मिला आपको? क्वेश्चन नंबर 102 अकॉर्डिंग टू द न्यू बुक। देखिए क्या कहता है, एक्सप्लेन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर स्क्रैप। पहली बात तो ये होती है कि स्क्रैप है क्या। स्क्रैप मतलब जो सामान खराब हो गया, राइट, या जो कूड़ा कबाड़ा बना। पढ़िए जरा इसके बारे में। इट इज डिफाइंड एज द इंसिडेंटल रेजिड्यू। रेजिड्यू मतलब समझते हो, जो वेस्ट बनाया गया, फ्रॉम सर्टन टाइप ऑफ मैन्युफैक्चर यूजुअली ऑफ स्मॉल अमाउंट एंड लो वैल्यू। देखो बेटा, वेस्ट में और स्क्रैप में क्या फर्क होता है? ऊपर वेस्ट है, नीचे स्क्रैप है। वेस्ट वो होता है जो बिक नहीं सकता, स्क्रैप वो होता है जो बिक सकता है। लिखो जरा ऊपर, वेस्ट में लिखो, वेस्ट की रीसेल वैल्यू नहीं होती। लिखिए, वेस्ट के साथ लिखिए, वेस्ट की रीसेल वैल्यू नहीं होती। ठीक है, और नीचे लिखिए, स्क्रैप में लिखिए, लेकिन स्क्रैप की रीसेल वैल्यू होती है। लेकिन स्क्रैप की रीसेल वैल्यू होती है। बोलिए, इतना क्लियर हो गया आपको? वेस्ट की रीसेल वैल्यू नहीं होती, जबकि स्क्रैप की रीसेल वैल्यू होती है। बोलिए, इतना समझ गए आप सब? अब आगे पढ़िए जरा, देखिए, scrap may be treated in the cost accounting in the following ways when the scrap value is negligible। सोचो, स्क्रैप बिक तो रहा है लेकिन बहुत ही कम रुपए का बिक रहा है, 10-15 रुपए में बिक रहा है, बहुत कम वैल्यू पे बिक रहा है, तो इट मे बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कॉस्ट। इन अदर वर्ड, द कॉस्ट ऑफ द स्क्रैप इज बोर्न बाय द गुड यूनिट एंड द इनकम स्क्रैप इज ट्रीटेड एज द अदर इनकम। मतलब बेटा, हम क्या करते हैं, उसे माइनस भी नहीं करते। वैसे नॉर्मली यूजुअली क्या किया जाता है, जब आपने प्रोसेस कॉस्टिंग सीखी होगी तो ये पढ़ाया जाता है कि टोटल कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू ऑफ द नॉर्मल लॉस माइनस कर दी जाती है, राइट। लेकिन अगर वो बहुत ही कम हो, सोचो लाखों रुपए के खर्चा है और वो स्क्रैप बेच के 20 रुपए आए सिर्फ, अब 20 रुपए को क्या माइनस करोगे? 20 रुपए को पीएनएल में क्रेडिट कर दो, अदर इनकम्स में, और जो बाकी का खर्चा उसे चलने दो। लेकिन अगर स्क्रैप बिके लेकिन वो ठीक ठाक कुछ वैल्यू का है, जैसे मैं बहुत बार एक एग्जांपल देता हूं कि अगर हम 1000 रुपए का न्यूज़पेपर खरीदते हैं, सोचिए आपके घर में 5 न्यूज़पेपर आते हैं और एक महीने में आपके पास न्यूज़पेपर का जो टोटल बिल है वो 1000 रुपए बनता है, राइट। लेकिन उस न्यूज़पेपर्स को महीने के बाद उठा के बेचने पे 300 रुपए की रद्दी मिल जाती है, पैसे मिल जाते हैं। तो बताओ, ये 300 रुपए आपकी इनकम है या कॉस्ट रिडक्शन है? क्योंकि अगर इनकम बन गई तो क्या बन जाओगे बेटा? कबाड़ी। अगर उसे इनकम में लिख दिया, ऐसी गलतियां करते हैं, बताओ स्टूडेंट, रियलाइजेशन फ्रॉम स्क्रैप को इनकम साइड में लिखाते हैं। बेटा, अगर रियलाइजेशन फ्रॉम स्क्रैप, कूड़ा बेचकर आने वाले पैसे को अपनी इनकम मान रहे हो तो कौन हुए? बन गया बेटा कबाड़ी। फिर तो अकाउंटिंग नजरिए में बन गया कबाड़ी, इसीलिए उसे कभी भी इनकम नहीं